गुड इवनिंग। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं यार अहमद आज फिर आपके साथ। तो दोस्तों हम ज़्यादा आपका समय नहीं लेते हुए आज हम चर्चा करेंगे अपने टॉपिक पे चल के। तो हम लोगों ने देखा था भारत का संवैधानिक विकास। भारत के संवैधानिक विकास में हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो हम लोगों ने अब तक भारत के संवैधानिक विकास में हम लोग ने देखा सबसे पहले लोकतंत्र क्या होता है और भारत का संविधान क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों हुई। और उसके बाद हम लोगों ने देखा भारत के संवैधानिक विकास में और 1773 का हम लोगों ने देखा रेगुलेटिंग एक्ट। और उसके बाद हम लोगों ने देखा चार्टर अधिनियम 1833। अब हम देखेंगे अगला टर्म जो हमारा होगा वो होगा 1853 का चार्टर अधिनियम। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। तो हम लोगों ने देखा था कि 1773 में बंगाल का जो जो गवर्नर होता है बंगाल का, उसे गवर्नर ऑफ बंगाल बना दिया जाता है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया जाता है। और उसके बाद 1773 के बाद हम देखते हैं जब चार्टर अधिनियम 1833 आता है तो इसमें जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होता है उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। तो इसी वे में हम लोग आगे चलते हुए पढ़ेंगे और देखेंगे कि 1853 का जो चार्टर अधिनियम पारित होता है उसमें क्या होता है। चलिए देखते हैं। जैसे आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे 1853 का चार्टर अधिनियम। 1853 का जो चार्टर अधिनियम जब पारित होता है तो वह क्या होता है, उसमें सबसे पहली बार भारत के लिए एक पृथक परिषद की स्थापना होती है। 1853 का चार्टर अधिनियम में सबसे पहले भारत के लिए एक पृथक परिषद की, क्योंकि इसके पहले जो है 1853 के पहले ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। अब 1853 का जब चार्टर अधिनियम आया तो पहली बार भारत के लिए एक पृथक परिषद की स्थापना की गई। और उसके बाद क्या होता है, इस परिषद में 12 सदस्य होते हैं। और यह सदस्य कौन कौन से होते हैं इनको जो थोड़ा जान लें हम। गवर्नर जनरल होता है और गवर्नर जनरल के बाद मुख्य सेनापति होता है और गवर्नर जनरल की परिषद के 4 सदस्य होते हैं और 6 अतिरिक्त सदस्य होते हैं। तो कुल सदस्यों की संख्या क्या होती है इसमें, एक पृथक परिषद जो अलग से जो परिषद बनाई जाती है उसमें कितने सदस्य होते हैं, 12 सदस्य होते हैं। और यह जो है 1853 में इसकी स्थापना होती है। और इसी में 1853 के चार्टर एक्ट में जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है वह है सेवाओं में नामजदगी खत्म। जब 1853 का चार्टर एक्ट आता है दोस्तों, चार्टर अधिनियम आता है, तो उसमें जो सेवाओं में नामजदगी होती है, इससे पहले क्या होता था कि जो सेवाएं होती थी, अखिल भारतीय सेवाएं जो होती थी, उसमें जो है नामजदगी चलती थी। इसमें क्या होता था कि जो पद पे रहते हुए जिसके नाम का जो है, जिसका नाम आगे बढ़ा दिया जाता था, उसी के वो पद जो है उसी के नाम से क्या हो जाता था, रिजर्व हो जाता था। तो ये जो है सेवा जो है समाप्त कर दी गई। और उसके बाद जो है 1853 में ही भारतीय सिविल सेवा के लिए एक पृथक प्रतियोगिता क्या है, प्रारंभ की गई। तो यह दोस्तों जानकारी रखना होगा कि ICS जो भारतीय सिविल सेवा के लिए प्रतियोगी परीक्षा का जो प्रारंभ करने का जो चलन आया वह जो है 1853 का चार्टर अधिनियम में आया। और इसमें जो है बंगाल के लिए एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की स्थापना की गई। मतलब एक पद का सृजन किया गया जिसमें बंगाल के लिए एक अलग से लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया। अब दोस्तों 1853 में ये जो 3-4 टर्म हैं इन्हें याद करना बहुत जरूरी है और यह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अति ही महत्वपूर्ण है। अब हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे 1858 का अधिनियम, 1885 का अधिनियम। अब हम देखेंगे 1885 का अधिनियम। 1885 का जब अधिनियम पारित होता है तो इसमें दोस्तों होता क्या है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होती है और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया जाता है। जब 1885 का अधिनियम पारित होता है तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ, हमारा दरअसल जो हम और का सिंबल बनाते हैं तो यह जो है
आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये और होता है। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया जाता है और इसके अधिकार के लिए एक ब्रिटिश मंत्रिमंडल के जो ये अधिकार होता है, इसको जो है ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को सौंप दिया जाता है। तो यह टर्म हमें इसमें याद रखना होगा। और भारत मंत्री सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का पद प्रदान किया गया। इसी अधिनियम में क्या किया गया, भारत मंत्री अर्थात सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का पद जो है प्रदान किया गया। अब आगे जो बात आती है वह आती है कि इसी में 15 सदस्यों वाली भारत परिषद का सदस्य, जो इसमें 15 सदस्यों वाली भारत परिषद थी, उसका सृजन किया गया अर्थात उसका निर्माण किया गया। और भारतीय मामलों पे इसका कार्य क्या था, भारतीय मामलों पे ब्रिटिश शासन की भारतीय मामलों पर ब्रिटिश शासन का सीधा नियंत्रण। इस 1885 का अधिनियम में 15 सदस्यों वाली जो भारत परिषद का सृजन किया गया, उस भारत के परिषद के सृजन करने के बाद जो यह परिषद बनी, उसमें भारतीय मामलों पर ब्रिटिश शासन का सीधा नियंत्रण हो गया, सीधा नियंत्रण रखा गया। अब ब्रिटिश शासन जो है क्या कर सकती थी, वो सीधे ही नियंत्रण कर सकती थी। अब अगला जो टर्म आता है दोस्तों, जो अति महत्वपूर्ण है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह है गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बनाया गया। तो यह एग्जाम में पूछ सकता है, पूछेगा और पूछता है। तो 1885 का जो अधिनियम है उसके अंतर्गत गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया गया और भारत का दोस्तों प्रथम वायसराय बनने का सौभाग्य लॉर्ड कैनिंग को प्राप्त हुआ। लॉर्ड कैनिंग से आप बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ होंगे। लॉर्ड कैनिंग ही वह सदस्य था, वह लॉर्ड कैनिंग ही उस समय था जब 1857 की क्रांति आई थी। उस समय कौन था, लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग जो है 1885 के अधिनियम के अंतर्गत जब गवर्नर जनरल के पद को वायसराय के पद में कन्वर्ट किया जाता है, तो प्रथम वायसराय बनने का जो है सौभाग्य किसे प्राप्त होता है, लॉर्ड कैनिंग को। तो दोस्तों यह चीज हम देखेंगे और इसी वे में हम आगे बढ़ते हुए अपना अगला जो है अधिनियम तो हम देखेंगे। अब हम देखेंगे भारतीय परिषद अधिनियम 1853। भारतीय जो हमारे मुंह से बार बार निकलता था, तो इसी को हम देखेंगे, भारतीय परिषद अधिनियम 1853। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1853 में हुआ है क्या दोस्तों, इसमें जो मुख्य जो परिवर्तन आया देखने को, इसमें गवर्नर जनरल को अपनी विस्तारित परिषद में, गवर्नर जनरल को अपनी जो उनकी परिषद थी, जो उसमें विस्तारित किया, जो उसमें उन्होंने विस्तार किया था, तो उनकी विस्तारित परिषद में भारतीय जनता के प्रतिनिधियों को नामजद करके उन्हें विधायी कार्य से संबंध करने का अधिकार क्या हुआ, प्राप्त हो गया। वो यही अधिनियम था दोस्तों जिसमें भारतीय जनता के प्रतिनिधियों को नामजद करके उन्हें विधायी कार्य से संबंध करने का अधिकार प्राप्त हुआ। तो अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, अब धीरे धीरे भारतीयों को भी क्या है कि उस जो हमारे जो अंग्रेजों का जो प्रशासन था उसमें धीरे धीरे भारतीयों को क्या हुआ, वर्चस्व मिलना शुरू हुआ। अब हम देखते हैं आगे, गवर्नर जनरल जो था, गवर्नर जनरल के विधायी शक्तियों का इस समय क्या हुआ, केंद्रीकरण हो गया, केंद्रीकरण हो गया। तो ये टर्म हमें याद रखना है कि गवर्नर जनरल के विधायी शक्तियां, जो गवर्नर जनरल को विधायी शक्तियां प्राप्त थी, उनका जो है इसी 1853 के अधिनियम में क्या हुआ, केंद्रीकरण हो गया। और केंद्रीकरण होने के बाद बंबई एवं मद्रास की सरकारों में इसे क्या किया, निहित कर दिया गया। और आगे जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आता है वह आता है कि इसी 1853 के अधिनियम में विभागीय प्रणाली का चलन आया दोस्तों। अब देखिए एक नया टर्म निकल के आया कि अभी तक तो आपने देखा, अगले जो है उसमें देखा टर्म में, अगले अधिनियम में देखा था 1833 वाले में कि उसमें जो है गवर्नर जनरल को वायसराय में कन्वर्ट कर दिया गया। और उसके पहले आपने देखा था कि जो है किस तरीके से प्रशासन में जो है
परिवर्तन हुआ। लेकिन अब यहाँ देखेंगे कि विभागीय प्रणाली का चलन जो है वो जो है 1853 में शुरू हो गया। इससे पहले हमने देखा था कि जो है सेवाओं में नामजदगी खत्म की गई थी और वहाँ सिविल सर्विस का जो है क्या हुआ, प्रतियोगी परीक्षा का जो है चलन में आया कि अब जो है प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर ही चलन होगा। और धीरे धीरे उसे बे में आगे चलते हुए हम देखेंगे तो 1853 में क्या हुआ, विभागीय प्रणाली का चलन शुरू हो गया। इसके पहले कोई विभाग नहीं होता था, सभी जो है काम करते थे, तो उसमें विभाग का बंटवारा नहीं हुआ था। जो विभागों के बंटवारों का जो चलन आया वह जो है चलन आया 1853 में। तो यह टर्म दोस्तों हमें बहुत ही अच्छी तरीके से कंठस्थ करना है, याद करना है, क्योंकि ये सब एग्जाम में पूछे जाने वाली चीजें हैं। अब चलिए देखते हैं, अब देखते हैं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का भी विस्तार हो गया। जो गवर्नर की अभी तक कार्यकारिणी की परिषद थी उसका जो संकुचित जो उसका आकार था, अब उसका क्या हुआ, अब उसका विस्तार हो गया और गवर्नर जनरल को भी पावर मिलने लगा। गवर्नर जनरल को प्रथम बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हो गई। जो आज हमारे देश में देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति को जो है आर्टिकल 123 के अंतर्गत जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है, वह जो है उस समय 1853 के अधिनियम में देखेंगे जो साफ साफ लिखा गया है, गवर्नर जनरल को प्रथम बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति कहाँ प्राप्त हुई है, 1853 के अधिनियम में। अब हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे जो प्रांतीय विधान परिषदों की व्यवस्था कर, अब हम देखेंगे कि प्रांतीय विधान परिषदों की व्यवस्था कर विधान क्षेत्रों में क्या किया गया, केंद्रीकरण की नीति का सूत्रपात किया गया। अब क्या हुआ कि प्रांतीय विधान परिषदों की जो व्यवस्था थी, उसमें विधान क्षेत्रों में केंद्रीकरण की नीति का सूत्रपात किया गया। तो दोस्तों जो विधान परिषद आज देखी जाती है, जो राज्यों में जो देखी जाती है प्रांतों में, तो वह जो है उसका चलन कहाँ से शुरू हो गया था, उसका चलन 1853 की भारतीय परिषद अधिनियम में शुरू हो गया था। अब देखें जो अगला टर्म आता है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, इसमें भारत में प्रथम बार लोक प्रतिनिधित्व के तत्व का जो है क्या किया गया, समावेश किया गया। इसके पहले भारत में लोक प्रतिनिधित्व का समावेश नहीं था। तो इसी अधिनियम में 1853 में यह एक टर्म निकल के आता है और इसमें उन भारतीयों की नियुक्ति की गई और वो जो नियुक्ति की गई उसमें सबसे पहले कौन थे, पटियाला के महाराजा, बनारस के राजा और सर दिनकर राव जी थे, जिनको सबसे पहले उन भारतीयों में नियुक्ति प्राप्त हुई। अब ये हुआ क्या, इसमें अंग्रेजों की जो नियुक्ति के बाद प्रथम बार भारतीयों को विधायी कार्य से जोड़ा गया। यह ऐसा पहला चांस था जिसमें भारतीयों को पहली बार किसी विधायी कार्य के लिए दोस्तों जोड़ा गया। तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कई टर्म ऐसे आए देखने को आपको मिले हैं कि जो भारत में जो पहली बार घटनाएं हुई हैं, जो पहली बार जो है भारत के संविधान के विकास की झलक देखने को मिलती है। तो इसलिए यह 1853 का जो है अधिनियम क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे आप यहाँ देखेंगे कि गवर्नर की कार्यकारिणी का क्या हुआ, विस्तार हो गया और विभागीय प्रणाली का चलन आया और इसमें भारतीयों को जो है पहली बार क्या मिला, प्रतिनिधित्व मिला, जिसमें पटियाला के महाराजा, बनारस के राजा सर दिनकर राव, और इन्होंने अंग्रेजों की नियुक्ति के बाद प्रथम बार ऐसा हुआ कि भारतीयों को विधायी कार्य से जोड़ा गया। इसके पहले भारतीय क्या होता था, भारतीयों को विधायी कार्य से जुड़ने का कोई भी ऐसा कोई वो नहीं मिलता है टर्म जिसमें पता चले कि भारतीय जो है विधायी कार्य से जुड़े थे। तो ये 1853 का जब अधिनियम आया तो इसमें ये पावर मिल गई कि अब भारतीय भी जो है विधायी कार्य से जुड़ सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं अगला टर्म देखेंगे। अगला टर्म जो हमारा होगा वह, तो दोस्तों हमने देखा अभी तक हमने जो आगे पढ़ा, हमने पढ़ा 1861 का जो है 1861 का अधिनियम पढ़ा। तो हमने जो ऊपर पढ़ा वो 1861 का अधिनियम पढ़ा
1861 के अधिनियम में हमने देखा किस तरीके से सेवाओं में नामजदगी हुई। 1861 के ही अधिनियम में सेवाओं में नामजदगी होना शुरू हो गया, और जो इसके पहले जो सेवाएं थी उनमें कोई नामजदगी का इसमें 1861 के अधिनियम में हमने देखा कि जो थे विभागों का जो है नामकरण होने लगा और विभागों का पृथक्करण होने लगा, और इसके पहले विभाग जैसे कोई प्रक्रिया नहीं थी। अब हम आगे देखेंगे, हम देखेंगे 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम क्या बताता है, इसमें देखेंगे कि परोक्ष निर्वाचन प्रणाली को क्या किया गया, मान्यता दे दी गई। इसके पहले जो परोक्ष निर्वाचन प्रणाली थी, परोक्ष या प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली थी, उसे मान्यता नहीं दी गई थी। अब जो है 1892 का जो भारतीय परिषद अधिनियम पारित हुआ दोस्तों, उसमें परोक्ष निर्वाचन प्रणाली को मान्यता प्रदान कर दी गई। अब जो है आगे देखेंगे केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों का, जो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदें थी उनका क्या किया गया, विस्तार कर दिया गया, उनके क्षेत्र में विस्तार कर दिया गया। और अगला जो टर्म निकल के आता है वह विधायी परिषदों के कार्यों का जो है, कार्यों और शक्तियों में क्या कर दी गई, वृद्धि कर दी गई। जो अधिनियम पारित हुआ इसमें विधायी परिषदों के जो कार्य थे और जो उनकी शक्तियां थी उसमें वृद्धि कर दी गई। और अगला टर्म जो आता है वह है केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायी परिषदों को बजट पर। अब जो है इसके पहले के अधिनियमों में दोस्तों हम देखेंगे कि देखेंगे तो सीरियल बाय सीरियल चलता हुआ चला आ रहा है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है कि बंगाल का गवर्नर जनरल जो है वो बंगाल का गवर्नर जनरल अब बनता है। उसके बाद जो है फिर देखते हैं कि वही जो बंगाल का गवर्नर जनरल अब होता है वो भारत का गवर्नर जनरल बनता है। फिर हम देखते हैं कि भारत का गवर्नर जनरल जब अगला नियम पारित होता है तो उसमें क्या होता है, वह जो है वायसराय बन जाता है। फिर उसमें क्या है, उसके बाद जो अगला टर्म होता है 1861 आते आते उसमें क्या होता है 1861 में कि सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य होता है उसमें जो है जो विभाग होते हैं उनका नामकरण कर दिया जाता है। जब विभागों का नामकरण कर दिया जाता है तो यहाँ देखेंगे 1892 का अधिनियम जो आते आते भारतीय अधिनियम, इसमें केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायी परिषदों को बजट पर क्या होता है, बजट पर वाद विवाद करने का, जो बजट पर जो वाद विवाद होता है उस बजट पर वाद विवाद करने का क्या होता है कि उनको अधिकार दिया जाता है। इसके पहले जब कोई बजट बनाया जाता था तो उसमें उनको वाद विवाद करने का कोई अधिकार नहीं प्राप्त होता था। अब यह अधिनियम आते आते उन्हें इस पर वाद विवाद करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। अब देखेंगे जो अगला टर्म निकल के आता है वह आता है केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायी परिषदों का क्या होता है, परिषदों को केंद्रीय वित्त व्यवस्था में पूछताछ करने का। अब इसी जो है अधिनियम में जो होता है वह केंद्रीय और प्रांतीय विधायी परिषदों को केंद्रीय जो वित्त व्यवस्था होती है उसमें पूछताछ करने का क्या होता है, अधिकार प्राप्त हो जाता है। और अगला टर्म जो निकल के आता है वह आता है सार्वजनिक हितों पर प्रश्न पूछने का अधिकार। अब इन अधिकार क्षेत्र बढ़ता हुआ चला जाता है। अब इसमें क्या होता है कि प्रश्न पूछने का भी जो है अधिकार इन्हें क्या होता है, प्राप्त हो जाता है। अगर कोई सार्वजनिक हित का विषय है तो उसमें इनको ये प्रश्न पूछ सकते थे और उनको यह जो है अधिकार प्रदान कर दिया गया। कहाँ प्रदान कर दिया गया, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम में। अब उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों जो हुआ कारण वह क्या हुआ, वह हुआ प्रस्तुत विधेयक। जब विधेयक प्रस्तुत होगा तो उस पर क्या होगा, वाद विवाद करने का भी अधिकार प्राप्त हो गया। आगे चल के देखते हैं तो भारत का जो है प्रातिनिधिक संस्थाओं की व्यवस्था की दृष्टि, भारत की प्रातिनिधिक व्यवस्थाओं की स्थापना की दृष्टि से अब जो है यहाँ भारत की प्रातिनिधिक व्यवस्थाओं की स्थापना की दृष्टि से यह अधिनियम जो है 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम वह क्या हुआ, महत्वपूर्ण हो जाता है, अति महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि इसमें जो है भारतीय प्रतिनिधि संस्थाओं की महत्वपूर्ण स्थापना होती है और यह जो है कई ऐसे विभाग बनते हैं, कई ऐसे पावर प्रदान किए जाते हैं जो देखने को मिलता है और जो भारतीय संवैधानिक विकास में महत्वपूर्ण पथ प्रदर्शक होता है। जैसे आपने देखा कि इसी
92 के अधिनियम में बजट पर वाद विवाद करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है और केंद्रीय वित्त व्यवस्था पर पूछताछ करने के लिए इनको जो है अधिकार प्राप्त हो जाता है और सार्वजनिक हितों के प्रश्न की जब बात आती है तो उस पर भी प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त हो जाता है और प्रस्तुत विधेयक पर अब यह जो है वाद विवाद भी कर सकते थे। तो दोस्तों 1892 का जो भारतीय परिसंघ अधिनियम होता है यह भारत की प्रतिनिधि संस्थाओं की स्थापना की दृष्टि से यह अधिनियम जो है अति महत्वपूर्ण हो जाता है। अब दोस्तों हम जब देखेंगे तो अब हमारा जो अगला टर्म आएगा, अब हम अगला पढ़ेंगे 1909 का परिषद अधिनियम 1909 का परिषद अधिनियम जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। तो अगली चर्चा जो हमारी होगी या इसी पे होगी। तो मार्ले मिंटो सुधार जो है यह अति ही महत्वपूर्ण है। तो हम इसको दोस्तों आज यहीं से हम लोग विराम लेते हैं और हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में अपने मार्ले मिंटो सुधार की चर्चा करते हुए जो 1909 का परिषद अधिनियम है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम अपने अगले वीडियो में इसके लिए चर्चा करेंगे और तब तक के लिए हम आप लोगों से विदा लेते हैं। तो चलिए हम लोग आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।